हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में रिलीज हुई सबसे पहली हॉरर फिल्म नाइट स्विम का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं ब्राइस मैकवायर। ये 2014 में आई सेम नाम की शॉर्ट फिल्म पर बेस्ड है, जिसे ब्राइस और रॉड ब्लैकहर्स्ट ने साथ मिलकर बनाया था। उसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो। इस मूवी को बनाया है जेसन ब्लम की ब्लम हाउस और जेम्स वॉन की एटॉमिक मॉन्स्टर ने साथ मिलकर। 2 जनवरी को ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो गई थी और उसके बाद ये इनकी पहली मूवी रिलीज हुई है। इसके बारे में आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा और ये मूवी कैसे बन पाई उसके बारे में भी। साथ ही मैं इस मूवी को एक नया प्लॉट भी दूंगा इन केस आपको फिल्म वाला पसंद ना आया तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1992 में और हम देखते हैं एक घर को जिसके बैकयार्ड में एक पूल है। रात में अचानक उस पूल के अंदर से एक टॉय बोट बाहर आ गई जो कि कुछ टाइम पहले गायब हो गई थी। उस बोट की आवाज से घर में रह रही बच्ची रेबेका जाग गई। बोट उसके भाई टॉमी की थी तो वो टॉमी के पास गई उसे जगाने, लेकिन वो जागा नहीं क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं टॉमी किसी सीरियस बीमारी से जूझ रहा है। इसी बीच इन बच्चों की नैनी इनकी माँ को बाय बोलकर चली गई। हालांकि वो बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, पर इनकी माँ ने बोला कि तुम जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। तो इसका फायदा उठाकर रेबेका खुद बाहर पहुंच गई वो बोट लेने, पर अब वो बोट जा चुकी थी नीचे। रेबेका उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसे पूल के अंदर खींच लिया। जैसे वो पानी में गिरी उसकी माँ ने आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और ये देखकर वो जल्दी से पानी के ऊपर आई, लेकिन ऊपर तो कोई भी नहीं था। तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगी तो डर के मारे वो जल्दी से पूल के बाहर निकल रही थी, पर तभी वो बोट फिर से ऊपर आ गई। उसके मन में फिर से एक आस आई कि मेरे बीमार भाई को थोड़ी खुशी मिलेगी अपनी बोट देखकर, और बोट एकदम सामने ही थी तो वो किनारा छोड़कर फिर से बोट की तरफ गई। और इस बार वो बोट स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी। किसी तरह बोट तो उसने पकड़ ली, पर तभी किसी ने उसे नीचे खींच लिया। एक बार को वो ऊपर भी आई और उसने शोर भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई उसे नीचे खींच कर ले गया और पूल हो गया खाली। रेबेका पूल के अंदर ही गायब हो गई। ये था मूवी का इंट्रो। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जब वॉलर फैमिली अपने लिए एक नया घर देख रही है। फैमिली में है रे, ईव और उनके बच्चे इजी और एलियट। रे एक जाना माना बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन इंजरी की वजह से ये रिटायर हो चुका है। अब ये एक स्टिक के सहारे चलने के लिए मजबूर है। इसी वजह से अब इन्हें एक परमानेंट घर चाहिए, क्योंकि पहले तो रे के करियर की वजह से इन्हें बार बार मूव करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये शांति से सेटल होना चाहते हैं। घर इन्हें दिखा रही है के नाम की लेडी। जो घर वो देखने आए थे वो रे को पसंद नहीं आया, या तो ज्यादा महंगा था इसलिए, या फिर वहां पर पहले से एक व्हील चेयर रखी थी इसलिए। वो वापस जाने लगे और रास्ते में रे सभी हैप्पी फैमिलीज को देखता हुआ जा रहा था। बाप अपने बच्चों के साथ खेल रहा है वो सब। इनकी फैमिली कभी ऐसी नहीं रही। ऐसी रास्ते में उन्हें एक घर दिखा जो कि सेल पर था, वही पूल वाला। के ने वो घर भी दिखा दिया और उसका प्राइस काफी कम था। रे तो सीधा पूल के पास चला गया और पूल के अंदर उसे एक बॉल दिखाई दी। उस बॉल को उठाने के चक्कर में वो पूल के अंदर गिर गया। तब हमें पता चला कि रे ने अब भी हार नहीं मानी। ये अब भी अपने कमबैक के सपने देखता है। बस उसी जोश का यूज करके वो बॉल के साथ पूल से बाहर आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो रे के डॉक्टर के पास पहुंचे, जिसने बताया कि तुम्हें कोई डेली एक्टिविटी स्टार्ट करनी होगी, जैसे कि स्विमिंग। बस उसी वक्त रे ने डिसाइड कर लिया कि वही पूल वाला घर लेंगे। एक तो वो सस्ता भी है, ऊपर से इसकी थेरेपी का काम भी बन जाएगा। तो घर उन्होंने ले लिया और सारा सामान भी शिफ्ट हो गया। तब हम देख पाए उनकी बिल्ली सैडर को। बच्चे पहले दिन अपने नए स्कूल में गए, जहाँ पर रॉनिन नाम के लड़के ने इजी को एक स्विम क्लब का पैम्फलेट दिया। इससे पता चलता है कि स्कूल का नाम है हैरोल्ड हॉल्ट हाई स्कूल और उसका ये स्विम क्लब है। क्लेवर चीज ये है कि हैरोल्ड हॉल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17th प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि स्विमिंग करते हुए गायब हो गए थे। उनकी बॉडी कभी मिली नहीं। सबने ये मान लिया कि वो शायद डूबकर मर गए होंगे। तो ये रेफरेंस बड़ा स्मार्ट है और साथ में लिखा है स्विम फॉर हिम। खैर इसके अलावा एक और मेन बात यह है कि इजी को रॉनिन पसंद आ गया। फिर घर पहुंचकर ये चारों पूल को साफ करने में लग गए और ट्रेन होल को साफ करते हुए अचानक रे के हाथ पर कट लग गया, जिससे सभी हैरान थे। तभी उस होल में
से अपने आप ढेर सारा गंदा पानी निकलने लगा, जिससे वो और ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने पूल मेंटेनेंस वालों को बुलाया तो वो बता कर गए कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। इस जमीन के नीचे कोई नेचुरल पानी का सोर्स है जहाँ से ये पानी आ रहा है, और ये पानी हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा है। इस एरिया में और भी नेचुरल पूल्स मौजूद हैं जिनके दम पे कई हेल्थ स्पा वगैरह भी चल रहे हैं, तो ये कोई बुरी नहीं बल्कि अच्छी बात है। फिर पूल को सेटअप किया गया, जिसके बाद फैमिली की मौज हो गई। चारों एक साथ पूल में मजे करते और वो एक गेम भी खेलते जिसमें पेरेंट्स पूल के अंदर सिक्के फेंकते और दोनों बच्चे उन्हें जमा करके लाते। रे भी अपनी एक्टिविटी पे पूरा ध्यान दे रहा था। नया नया क्रेज था, इसलिए ईव तो रात में भी अकेले ही स्विमिंग करने लगी। तभी अचानक किनारे पर उसे रे दिखाई दिया, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। लाइट्स फ्लिकर होने लगी थी, इसलिए ईव तो जल्दी से वापस घर में आ गई और उसने देखा कि रे तो आराम से सो रहा था। उसने रे से पूछा भी कि क्या तुम अभी बाहर थे, पर रे ने बोला नहीं। ईव तो डर के मारे अंदर आ गई, लेकिन बिल्ली अब भी बाहर थी। अचानक वो बोट भी पूल में से बाहर निकल आई। उसे देखकर बिल्ली उस पे झपटी होगी, इसलिए अगली सुबह बिल्ली गायब थी और उसका कॉलर पड़ा था पूल में। इन सब ने सोचा कि कहीं चली गई होगी, वापस आ जाएगी, पर एलियट बहुत ज्यादा सैड हो चुका था क्योंकि साइडर उसकी इकलौती दोस्त थी। रे ने पानी में से उसका कॉलर निकाला उसी हाथ से जिस पे कट लगा था। पट्टी गीली हो गई तो उसने अंदर जाकर पट्टी उतारी और वो दंग रह गया। हाथ पे कोई कट था ही नहीं, वो पूरी तरह हील हो चुका था, कोई निशान भी नहीं बचा। और ये कमाल है उस पूल का। अब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूल के ऊपर कवर भी लगा दिया। उसी रात ईव एक बुरे सपने से जागी और सपने के अंदर वो पूल में डूब रही थी। जागी तो उसने देखा कि रे बेड पर नहीं था, वो पूल में स्विमिंग कर रहा था, वो भी बहुत तेज, जो कि उसकी इंजरी के साथ पॉसिबल ही नहीं। अगले दिन डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए तो डॉक्टर भी हैरान रह गई क्योंकि रे रिकवर कर रहा था, वो भी बड़ी स्पीड से। अब उसने स्टिक के सहारे चलना भी छोड़ दिया। स्कूल से आने के बाद एलियट उसके पास पहुंचा उससे पूछने कि क्या मेरे साथ पूल में खेलोगे, पर वो तो पूरा दिन पूल में ही था। अब वो हैवी वेट मार रहा है, वो भी कैमरा चलाकर। बड़े असंभव तरीके से ये ठीक हो चुका है। बेचारा रे अब गायब हो चुका है। उसने एक सिक्के पर स्माइली फेस बनाकर एलियट को दिया कि जाकर इसे पूल में फेंको, मैं आकर इसे ढूंढूंगा। पर काफी देर बाद भी वो आया नहीं। तब एलियट ने वो सिक्का अपने टॉय के ऊपर चिपकाया और पानी के अंदर जाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी एक सिक्का पानी में गिरा तो एलियट ने सोचा कि डैड आ गए, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। फिर टॉय को साइड में रखकर उसने डाइव लगाई तो और भी सिक्के पानी में गिरने लगे। उन्हें जमा करते वक्त बाहर उसे रेबेका दिखाई दी, पर जब ऊपर आया तो कोई भी नहीं। वो फिर नीचे गया और इस बार उसे लगा जैसे प्लैंक के ऊपर कोई खड़ा है, लेकिन जब ऊपर चढ़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी पूल के एक वेंट के अंदर से उसे रेबेका की आवाज आने लगी। उसने सब कुछ बता दिया कि मेरा नाम रेबेका है और मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। उसी वेंट के अंदर एलियट का टॉय था तो वो टॉय को बाहर निकालने लगा। टॉय तो बाहर आ गया, लेकिन साथ में कई सारे बाल भी आ रहे थे। तभी एक गंदा सा हाथ बाहर निकला जिसने एलियट को पकड़ लिया। उससे फ्री होकर वो बाहर भागा और वो हाथ जिसका भी था उसकी एक झलक भी हम देख पाए। उसने जाकर ईव को बताया कि पूल के अंदर कोई रेबेका अपनी माँ को ढूंढ रही है, पर जब ईव देखने गई तो पूल खाली था। ये बात उसने रे को बताई, लेकिन रे ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसका मानना था कि एलियट का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसके दोस्त बनाने के लिए ये एक पूल पार्टी रखेंगे जिसमें पूरा पड़ोस इनवाइटेड होगा और लगे हाथ इजी रोनिन को भी बुलाएगी। फिर वो तीनों एलियट की बेसबॉल प्रैक्टिस में पहुंचे, जहां पर जाते ही रे सेलिब्रिटी बन गया। हर कोई उसका फैन जो था, कोच एडी और उसका बेटा टाई भी। टाई तो काफी अच्छा खेला, लेकिन एलियट उतना अच्छा नहीं खेल पाया। उसका मन इसमें है ही नहीं, अपने डैड के प्रेशर में उसे करना पड़ रहा है। पर आखिर में रे की बारी आई और उसे कमबैक करने का एक मौका मिला, पर पहली दो बॉल उसने मिस कर दी, यहाँ तक कि वो गिर भी गया। लेकिन तीसरी बॉल को इतनी जोर से मारा कि बॉल भी फट गई और सीधा जाकर लगी लाइट्स में। कुछ इस तरह रे की इमेज वापस आ गई। रात में ईव और रे डिनर के लिए बाहर चले गए तो इजी ने रोनिन को बुला लिया। दोनों पूल के अंदर गेम खेल रहे थे जिसमें इजी की आंखें बंद थी, तो बीच में ही रोनिन बाहर चला गया। पर इजी को पता ही नहीं चला क्योंकि रोनिन के जाने के बाद कोई और उसके साथ खेलने लगा, वही अजीब सा आदमी। इजी ने डाइव लगाई और ऐसे ही नीचे जाते हुए वो इतनी दूर आ गई कि वहां से ऊपर देखो तो पूल भी काफी दूर दिखाई दे रहा था। तभी उस आदमी ने इजी का पैर पकड़ लिया तो उससे पैर छुड़ाकर वो जल्दी से पूल तक पहुंची और तब तक रोनिन भी अंदर आ चुका था। इजी उसे सब कुछ बता तो रही थी, लेकिन समझाती कैसे। इतने में रे और ईव भी आ गए तो रोनिन को उसने पीछे के रास्ते से निकाल दिया और जाते जाते वो किस भी कर गया। इजी ने घर में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन एलियट समझ गया था कि इजी ने पानी के अंदर कुछ देखा, क्योंकि उसके
साथ भी हो चुका है। इसी उसे समझाती है कि अब जाकर सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे चलने दो। मॉम डैड को इसके बारे में मत बताना वरना फिर से सब कुछ बिगड़ जाएगा, ये घर भी छोड़कर जाना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी बात पर यकीन कौन करेगा, पूल हमारी मदद कर रहा है या फिर वो हॉन्टेड है। एलियट बोलता है कि दोनों भी तो हो सकते हैं और बात में इसकी दम है। खैर आज पार्टी का दिन है तो कुछ ही देर में पार्टी स्टार्ट हो गई। पूरा एरिया उनके घर में पहुंचा हुआ था, इंक्लूडिंग कोच एडी, उसकी वाइफ और टाई, और हाँ रॉनिन भी। एलियट अपने डैड के कैमरा से पूल पर नजर रखे हुए था और इसी तो डर के मारे पूल के साइड में बैठी थी। अब तो ये किसी भी हाल में पूल के अंदर नहीं जाने वाली। पार्टी में के भी आई थी तो ईव अकेले में उससे पूछती है कि तुमने हमसे क्या छुपाया। तब के बताती है कि जो पिछले ओनर्स थे उनकी बेटी इस पूल में डूब गई थी। ईव पूछती है कि क्या उसका नाम रेबेका था। के बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। बाहर टाई रे के पास पहुंचा वही फटी हुई बॉल साइन करवाने। तभी रे के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो टाई को लेकर पानी में उतर गया और एक दूसरे आदमी के साथ रेसलिंग करने लगा। इसमें रे और टाई जीत गए, पर तभी उस ड्रेन होल में से एक काली सी चीज निकली जिसने रे के अंदर घुसकर उस पे कब्जा कर लिया। अब रे जबरदस्ती टाई को पानी में डुबाकर मार रहा था। एलियट ने ये देख लिया तो उसने जाकर ईव को बताया। इतने में एडी ने टाई को बचाकर बाहर निकाल लिया और उसकी थाइस पर रे की बाजुओं के निशान तक छप चुके थे। रे अब भी पानी में पड़ा था तो उसे भी निकाला गया और काफी देर बाद वो होश में आया। टाई के पेरेंट्स ने पुलिस बुलाई पर ईव के हाथ पैर जोड़ने पर उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। लेकिन अब पूरे एरिया में रे एक साइको साबित हो चुका है जिसका अंजाम पूरी फैमिली को झेलना होगा, खास करके स्कूल में बच्चों को। ईव समझ चुकी थी कि स्कूल में ही कोई गड़बड़ है, इसलिए वो उसी वक्त घर छोड़कर जाने को तैयार थी। फिर भी रे उसे मना रहा था, पर किस मुंह से। अभी तू खुद भी डूब जाता और एक बच्चे को भी मार देता। चुपचाप कार में बैठ। वो चारों निकल ही रहे थे कि तभी अचानक से रे की तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए उन्हें घर में ही रुकना पड़ा। रे की वजह से वो वापस घर में गए, लेकिन रे बोल रहा था कि मुझे पूल में लेकर चलो। ये सुनकर ईव समझ गई कि इसका तो काम हो गया। उसने पूल का सारा पानी निकाल कर नाले में बहा दिया। फिर ईव ने थोड़ी रिसर्च की तो उसे पता चला कि रेबेका इकलौती नहीं थी। इस पूल के अंदर सालों से लोग डूबते आ रहे हैं, बस इस बार नंबर इनकी फैमिली का है। रेबेका की फैमिली का पता लगाकर वो उनके घर पहुंची और घर में उसे मिली रेबेका की माँ लूसी, जिसकी खुद की हालत खराब थी। इसका बेटा टॉमी जो कि मरने के हाल में था, अब वो एम्बेसडर बन चुका है और काफी नाम कमा रहा है। ईव उससे रेबेका के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं, बस बेटा ही है। पर ईव ऐसे कहाँ मानने वाली थी। वो खोदती रही तो आखिर में लूसी को जवाब देना पड़ा, और जब वो बता रही थी तो उसकी आंखों से काला पानी निकल रहा था। वो बताती है कि जब कोई पूल भी नहीं था, ना ही वहाँ पर घर थे, तब उस जगह पर पानी का एक स्प्रिंग था, तालाब समझ लो, जिसका सोर्स धरती के अंदर था। उस पानी को कहते थे टेमागामी, यानी गहरा पानी, और वो पानी मैजिकल था। जब उसे जगाया जाता तो वो इच्छाएं पूरी करता। कोई भी विश मांगो वो पूरी कर देता, लेकिन बदले में वो लेता एक सैक्रिफाइस, यानी कि एक इंसानी जान, प्रॉपर लेन देन। वही पानी फिलहाल पूल के अंदर है। तो लूसी ने टॉमी को ठीक करने की विश मांगी थी, जिसके बदले में इसने सैक्रिफाइस किया था रेबेका को। जब वो डूब रही थी तो उसकी चीखें सुनकर टॉमी जाग गया था, लेकिन लूसी ने उसके रूम का दरवाजा लॉक कर दिया था और ये खुद अपनी बेटी को डूबते हुए देखती रही, जिसका फल आज ये खा रही है। सेम इसी तरह पानी के अंदर रे ने एक विश मांगी थी अपने कमबैक की, तो अब उसे सेहत मिलेगी और बदले में पानी लेगा एक जान, किसी फैमिली मेंबर की। लूसी के मुताबिक प्यार सैक्रिफाइस मांगता है, पर इसके केस में ना तो प्यार था ना ही कोई सैक्रिफाइस। खुद करती तब मानते। ये तो मजे में जी रही है, जबकि रेबेका आज भी उस पानी में कैद इसे ढूंढती है। ईव वहां से जाती उससे पहले लूसी को कुछ होने लगा। उसकी आंख नाक में से वही काला पानी निकल रहा था, या कह सकते हो कि पानी उस पे हावी हो गया। और वो कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जो कोई विश मांगता है वो जिंदगी भर उस पानी का गुलाम बन जाता है। पानी कभी उसे छोड़ता ही नहीं। ये देख करीब जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन इधर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। पूल के अंदर अपने आप पानी भर रहा था और वो पानी या एंटिटी रे के ऊपर भी हावी हो चुकी थी। इधर एलियट पानी पी रहा था तो ग्लास के अंदर का पानी भी हरकत कर रहा था। उसे बाहर से अपनी बिल्ली की आवाज आई तो ग्लास को टेबल पर रखकर वो बाहर चला गया और इसी बीच पानी उस ग्लास को मूव करके एकदम कोने पर ले आया। बिल्ली को ढूंढते हुए वो प्लैंक पर चला गया, लेकिन बिल्ली के बजाय वहां पर कुछ और ही था, जिसने एलियट को पानी में खींच लिया और तभी पूल का कवर बंद होने लगा। इजी भाग कर आई और उसने कवर को रोकना चाहा, लेकिन उससे नहीं हुआ। तभी वहां पर आ गई ईव। दोनों ने मिलकर कवर को रोक दिया। फिर ईव पानी में चली गई एलियट को लाने और इजी चली गई घर में रे को लाने।
पर तब तक वो ग्लास नीचे गिरकर टूट चुका था, तो पानी पे फिसलकर इसी कांच के ऊपर ही गिर गई। इधर ईव को एलियट नहीं मिला तो वो समझ गई कि और नीचे जाना होगा, पर पहले उसने बाहर निकलकर एक पाइप को बाहर बांधा, फिर उसे साथ लेकर वो नीचे जाने लगी। लेकिन ज्यादा नीचे तक वो जा नहीं रहा था, तो उसमें से एक आखिरी सांस लेकर वो और गहराई में चल दी। काफी नीचे एलियट उसे मिल गया, जो कि पानी में समाता जा रहा था। ईव उसे पकड़कर वापस ऊपर आने लगी, लेकिन यही तो मुश्किल काम है, क्योंकि पहले सैक्रिफाइस हुए सारे लोग उसे रोक रहे थे और वो हजारों थे। इसी बीच वो रास्ता भटक गई, यानी कि ऊपर के बजाय और नीचे जाने लगी। तब रेबेका ने आकर उसे सही दिशा बताई, वही स्माइली फेस वाला सिक्का उछालकर, वरना ये भी एलियट के साथ यहीं पर समा जाती। अब वो जल्दी से तैर कर पानी के ऊपर आ गई, लेकिन इधर रे इसी के पीछे लग चुका था। इसी खुद को बचाने के लिए छुपती रही, पर आखिर में उसने रे का ही बेसबॉल बैट उठा लिया। इसी बैट की वो कहानियां सुनाता था कि जब तू पैदा हुई थी तो इसी बैट से मैंने होम रन मारा था, अब होम रन उसी पे मारा जाएगा। उधर ही एलियट को होश में लाने में लगी हुई थी, तभी रे उसके पास पहुंच गया। उसने एक हाथ से ईव को हवा में लटका दिया। तभी लिजी आई और एक के बाद एक हिट मारकर उसे सेट कर दिया, यानी सारा काला पानी उसके अंदर से निकाल दिया। रे होश में आ गया और साथ में एलियट भी, लेकिन एलियट के ऊपर अब भी पानी का कब्जा था और काला पानी पूल में भी फैलता जा रहा था। रे को पता था कि पानी सैक्रिफाइस लिए बिना नहीं जाएगा, तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो खुद ही पानी में समा गया। कमबैक का अब कोई ऑप्शन नहीं। उसे ले जाने के बाद पानी भी फिर से शांत हो गया। अब इसे जगाना मत। इसके बाद पहला काम तो यही था कि इस घर को छोड़कर निकल जाएं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि फिर कोई नया आएगा और फिर कोई जान गवाएगा। इससे अच्छा है कि ये ही यहाँ पर रहते रहें। रे के सैक्रिफाइस को वेस्ट ना करें। उन्होंने पूल को सीमेंट से बंद करवा दिया और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो ये थी साल की पहली हॉरर मूवी, जिससे ज्यादा उम्मीद आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। मुझे पता था कि ये फैमिली वाला एंगल कैसे जाएगा, पर अच्छी बात यह है कि पूल के अंदर कोई क्रिएचर नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, मतलब थी पर वैसी नहीं, पानी ही मैजिकल था। ये आइडिया मुझे पसंद आया, पर जो बाकी पारिवारिक प्लॉट था उससे मैं कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ। ये आइडिया बहुत अच्छे से यूज हो सकता था, पर ये फैमिली वाली मूवीज बिकती हैं, इसलिए हर साल देखती हैं। अभी ब्लमहाउस की इमेजिनरी भी आएगी। ब्रायन मैगवायर उसके भी राइटर्स में से एक है, और उसमें भी फैमिली एक घर में शिफ्ट होगी। अगर आपको भी ये प्लॉट पसंद नहीं आया तो मैं एक प्लॉट बना के देता हूँ इसी आइडिया पे। पारिवारिक नहीं, एकदम वाइल्ड मूवी, आर रेटेड। रफ प्लॉट बताऊंगा, बाद में जितना चाहो शार्प हो सकता है। तो होगा ये कि मैजिकल वाटर किसी पूल के बजाय जंगल में होगा, जैसे पहले था। मूवी थोड़े पुराने टाइम में बेस्ड होगी, जब उस जंगल के बारे में कोई भी नहीं जानता था, यानी कि इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो हर जगह शांत थी। कोई अगर कभी गया भी होगा तो उसने इंस्टा पे नहीं डाला। जंगल के आसपास पहाड़ भी हैं, तो एक दिन 4 लोग उस जंगल में पहुंचे पहाड़ चढ़ने। उन्हें लगा कि पहली बार कोई इन पहाड़ों पर चढ़ेगा। उनके मुताबिक ये जंगल उन्होंने खोजा। 4 में से 2 लड़के और 2 लड़कियां। 2 में से एक लड़का चोटिल है, यानी पिछला कोई पहाड़ चढ़ते हुए वो जख्मी हो गया था, तो फिलहाल वो चढ़ाई नहीं कर सकता। वो बस अपने दोस्तों के साथ आया है उन्हें चीयर अप करने, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये कहीं पर नहीं जाते। शाम तक जंगल में पहुंचे तो पाया कि जंगल एकदम शांत था। जंगल वाली कोई आवाज थी नहीं, ना किसी जानवर की, ना किसी पक्षी की। वो थक चुके थे, तभी पास में ही उन्हें वो तालाब मिल गया, मैजिकल पानी वाला। शाम को चारों उसमें नहाए, और जो चोटिल आदमी था वो बड़ा निराश था कि ये तीनों चढ़ाई करेंगे और मैं देखूंगा। नहाते हुए उसने बोल दिया कि काश मैं ठीक होता। तो कुछ इस तरह उसने पानी को जगाया और पानी ने उसकी विश पूरी कर दी। रात से ही वो काफी एक्टिव हो गया। फिर अगली सुबह जब वो उठे तो वो चोटिल आदमी पहले से जागा हुआ था और वो अच्छी खासी कसरत कर रहा था। उसकी बॉडी से पेन गायब हो गया। उसने इंसिस्ट किया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो बाकी सबको भी मानना पड़ा। और जब चढ़ाई शुरू हुई तो उसने तीनों को हैरान कर दिया। वो सबसे पहले ऊपर पहुंच गया। चढ़ाई तक तो सब ठीक था, लेकिन उतरते वक्त एक लड़की की टांग टूट गई। शाम हो चुकी थी तो उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा, और अब शुरू होता है पानी का खेल। विश मांगने वाला आदमी तो अपनी पावर में मस्त था, पर पानी बाकी तीनों के साथ खेल खेल रहा था। जंगल में सारे पेड़ उसी पानी से उगे थे, यानी कि जंगल उसी पानी ने बनाया था, तो पूरा जंगल मायावी था। उन तीनों के साथ भारी खेल चल रहा था। ऊपर से चोटिल लड़की की हालत नाजुक थी, उसका खून काफी बह चुका था। तो वो दूसरा आदमी आसपास चेक करने गया, शायद कोई मदद मिल जाए। रास्ते में उसके साथ बहुत कुछ हुआ जो भी स्केयर फैक्टर होगा, और मीनवाइल इधर इन लड़कियों के साथ भी काफी कुछ हो रहा था। सारा डर इसी में भरा जाएगा। फिर आगे जाकर उस आदमी को कोई शेल्टर मिला जिसमें एक नोट था, और जिस आदमी ने वो नोट लिखा था उसका कंकाल भी वहीं पर पड़ा था। नोट में पानी के बारे में सब कुछ बताया गया था कि कैसे वो पानी सैक्रिफाइस लेकर विश पूरी करता है। वो कंकाल किसी आर्कियोलॉजिस्ट का होगा जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया था, पर पूरी टीम उसकी खत्म हो गई। वो भी डर के मारे शेल्टर के अंदर छुपा रहा और ऐसे ही मर गया। इसे कहते हैं बैक स्टोरी। प्रीक्वल की कहानी भी तैयार है। इसी बीच उस विश वाले आदमी का पागलपन बढ़ता जा रहा था।
ऊपर से वो जख्मी लड़की भी नहीं बच पाई, वो चोट के मारे मर गई। यानी पानी ने सैक्रिफाइस नहीं लिया, वो भी बाकी है। अब वो काला पानी उस आदमी पर हावी हो गया और उस बची हुई लड़की के पीछे पड़ गया कि इसे डुबाकर मारूंगा। लड़की बचने का ट्राई करेगी जिसमें काफी कुछ होगा। इतने में दूसरा आदमी भी वापस आ गया और यहाँ पर आएगा क्लाइमैक्स। वैसे तो कोई एक ही मरना चाहिए, पर क्योंकि ये वाइल्ड मूवी है तो तीनों मरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। इविल आदमी लड़की को डुबा देगा, फिर दूसरे आदमी को डुबाने जाएगा तो दूसरा आदमी उसे डुबा देगा। बाकी काम पहले से सैक्रिफाइस हुई आत्माएं कर देंगी, यानी इस आदमी को भी खींच लेंगी। ये होगा प्लॉट और ये इतना ज्यादा परफेक्ट किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं। मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट। एक दो रिवील भी आएंगे और ट्विस्ट भी आएंगे। जैसे कि जंगल इसलिए शांत था क्योंकि सारे जानवर पानी निगल चुका था, ऊपर से पेड़ भी मैजिकल थे, वो भी रिवील बाद में आएगा। ट्विस्ट एंडिंग में आ सकता है मरते टाइम, और बीच में भी आ सकता है जब वो आदमी अचानक से ठीक होगा। इसे बनाओ R-rated मूवी पूरी लिबर्टी के साथ। ऐसी वाइल्ड मूवी तैयार होगी कि मैजिकल पानी वाला आइडिया अमर हो जाएगा। ये बचकानी चीजें कब तक चलाएं? कल को इस प्लॉट को यूज करो तो क्रेडिट दे देना, ओरिजिनल आइडिया है। इसमें और भी लेयर्स ऐड हो सकती हैं, जैसे कि उस जंगल में रहने वाला प्राचीन ट्राइब उस पानी की पूजा करता था, फिर धीरे धीरे करके उनका लालच बढ़ा और ऐसे ही वो सभी के सभी सैक्रिफाइस हो गए, तो पानी के अंदर उन्हीं की आत्माएं थी। लिखाई में एकदम सुपीरियर मूवी से बना सकता हूँ। यार अब बताता हूँ कि ये मूवी कैसे बनी। तो 2014 में ये शॉर्ट फिल्म आई जो कि आते ही वायरल हो गई। 2018 में जेम्स वॉन ने इसके राइट्स खरीद लिए जो कि सालों तक ऐसे ही पड़े रहे। पैसा कौन लगाता? फिर सालों बाद ब्लम हाउस एक बड़ी कंपनी बन गई और ब्लम हाउस के साथ जेम्स वॉन की पुरानी दोस्ती है इंसिडियस वाली। तो ब्लम हाउस के साथ मिलकर जेम्स ने बनाई मेगन पिछले साल, जिसकी सफलता के बाद इस मूवी को भी ग्रीन लाइट मिल गई और अब तो दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो चुकी हैं। तो आगे और भी ऐसी मूवीज आप देखोगे। अगर आपको ये छोटी बात लग रही है तो आपको बता दूं कि अगर गलती से कोई एक भी क्रॉसओवर आ गया तो तबाही मच जाएगी। ब्लम हाउस के पास इंसिडियस है तो एटॉमिक मॉन्स्टर के पास कॉन्जरिंग। सोचो बाप बेटे का क्रॉसओवर कैसा होगा। हालांकि पीछे बड़े स्टूडियोज भी हैं, ब्लम हाउस के पीछे यूनिवर्सल और कॉन्जरिंग के पीछे वार्नर ब्रदर्स, पर होने को कुछ भी हो सकता है, पैसा ऐसी चीज है। तो ये बड़ी न्यूज है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, पर जब आगे मूवीज आएंगी तो पता चली जाएगा। जैसे कुछ साल पहले तक ब्लम हाउस भी गुमनाम ही था और आज इसकी इतनी पहुंच हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हॉरर में नंबर 1 बन चुका है और इस बात पे कोई सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि करके दिखाया। हालांकि मैं सालों पहले से आपको बता रहा हूँ। खैर मूवी आपने समझ ली, मेरी राय जान ली, कैसे बनी वो जान लिया और सेम आइडिया पे मेरा बनाया हुआ नया प्लॉट भी जान लिया। तो बस इस वीडियो में इतना बहुत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और अब आप बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, मेरा प्लॉट ज्यादा बेहतर है या मूवी का। और अगर कोई एडिशन करना चाहता है तो दिल खोल के करे, कमेंट सेक्शन बना इसलिए है। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब कभी मेरी भी विश पूरी कर दे। सैक्रिफाइस तो ले ही रहा है। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैंने थ्रेड के ऊपर भी अकाउंट बना लिया और व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया, तो आप चाहो तो वहां भी नजर मार सकते हो। लिंक सारे नीचे मिल जाएंगे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।